अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान और सब नाज़िया को जानते हैं। आजकल बहुत भाग-दौड़ है, फिर भी नाज़िया ने टाइम निकाल लिया। थैंक यू सो मच नाज़िया, क्या जा पाएँगे? थैंक्स बहुत अ लॉट, शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। वंदे थैंक यू, मातरम, भारत माता की जय। बहुत मजा आता है आपके साथ जब भी सेशन होता है ना, मुझे बहुत मजा थैंक यू। आता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आज भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। वैसे तो विक्रम सिंह साहब जो डीजी यूपी पुलिस रह चुके हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, लेकिन फिर भी एक एज़ अ मुस्लिम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुख्तार अंसारी मसीहा लिख रहे हैं लोग ट्विटर के ऊपर, कुछ लोग गैंगस्टर लिख रहे हैं। आखिर ये क्या माजरा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, विक्रम सिंह जी एक्चुअली में बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही। मैं तो हुँ, उनको अंकल हुँ, बोलती हूँ। बहुत हुँ, इंटेलिजेंट है और उन्होंने आपको सारे कानून के बारे में तो बता दिया होगा, तो वो पार्ट अब मैं नहीं टच कर रही हूँ क्योंकि वो कर चुके हैं। ठीक है। हुँ, मुझे ऐसा लगता है ना आरज़ू जी कि बहुत सारे मुसलमान जैसे पाकिस्तान के और भारत के हैं जो प्यार की भाषा नहीं समझते हैं। और 1947 से लेकर के 2024 के अप्रैल तक मुसलमानों को प्यार की भाषा अब तक समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो होता क्या है कि इसमें एक कहावत मैं बोलना चाहूंगी आपको कि समुद्र का पानी अगर खारा नहीं होता ना तो लोग उससे भी बिजनेस कर लेते और लोग उसको भी उठाकर पी जाते और हमारी दुनिया में, हमारी धरती पर एक भी समुद्र नहीं बचता। तो कभी कभी होता क्या है कि हमें अपने ऑरा के अंदर, हमें अपने अपने अंदर थोड़ा सा खारापन लाना पड़ता है किसी को समझाने के लिए। देखिए, 65 केस, 65 क्रिमिनल केस, जिसमें 8 गैंगस्टर एक्ट के केस रजिस्टर हुए थे मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी के बारे में सबको पता है कि समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी और कांग्रेस के गोद में रह करके उसने उत्तर प्रदेश को जीता जागता पाकिस्तान का धरती बना डाला था, जहां पर हिंदू चू चा भी नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह थी कि हिंदुओं को अपने फेस्टिवल्स को मनाने के लिए, दिवाली का दीप जलाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि अगर मुख्तार अंसारी गुस्सा हो जाएगा तो वो तो सीधा तलवार निकाल लेगा, सीधा तलवार निकालेगा। मुख्तार अंसारी वो व्यक्ति रहा है जो अपनी जीप पर अपने चुन्नू मुन्नू और गैंगस्टर्स की टीम को लेकर के जीप पर नंगी तलवार लेकर के घूमता था, नंगी तलवार लेकर के घूमता था। और मुझे ये बोलने में कोई आपत्ति नजर नहीं आएगी और मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी भी नहीं आरजू जी कि तलवार लेकर के अगर कोई प्रॉफिट ये कहते हैं कि काइंडली बी पीस अपॉन हिम, तो हंसी ही आती है लोगों को, हंसी ही आती है कि आप अपने एक हाथ में तलवार लिए हो और आप अपनी जुबान में कह रहे हो कि काइंडली बी पीस अपॉन हिम। व्हाट इज दिस? मजाक चल रहा है क्या? अब आती है बात कि 2005 में जेल गया था मुख्तार अंसारी। तो 2005 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 65 क्रिमिनल केसेस जब उसके ऊपर रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 8 क्रिमिनल केसेस गैंगस्टर रजिस्टर एक्ट में है, तो वो तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी और कांग्रेस की सरकार चल रही थी और उनके गोद में बैठ करके आप ये सारा कार्यक्रम, फिरौती का, किडनैपिंग का, मोलेस्टेशन का, रेप का, उसके बाद फिर लैंड माफिया का, ये किडनैपिंग का, ये सारी चीजें मुख्तार अंसारी आराम से कर रहा था। और किसके नेतृत्व में कर रहा था? कांग्रेस और अखिलेश यादव के नेतृत्व में कर रहा था। अब लोग सोचेंगे कि अपोजिशन में है नाजिया इसलिए ये बात बोल रही है। नहीं, महिलाओं को मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव वो हैं जो कभी भी एक पिता और बेटे के अंदर इज्जत वाला रिश्ता नहीं था। बेटे अखिलेश यादव ने हमेशा पिता को बेइज्जत किया है और सरे मंच भी बेइज्जत किया है। मुलायम सिंह यादव ने अपनी स्पीच में आरजू जी कहा था कि अरे लड़कियां इतनी टाइट टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का दिल तो मचल जाएगा ही ना, गलतियां तो हो ही जाएंगी ना। लड़कियां इतना चिपका हुआ, इतना सटा हुआ, इतना जिस्म को दिखाने वाला जीन्स पहनती ही काहे है? ये कौन बोल रहा है? ये उत्तर प्रदेश के उस वक्त मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अब आप सोचिए। अब आती है बात कि एक व्यक्ति मुख्तार अंसारी जिसको आज शहादत का दर्जा दिया जा रहा है, जिसको आज बहुत बड़ा एक मतलब मुसलमानों का मसीहा बनाया जा रहा है, पर उसके छवि को और उसके बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो वो एक गैंगस्टर के अलावा तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था।
और मेरे लिए बाखुदा रमजान का महीना है, मेरे लिए ये जो मुसलमान उसको अभी मसीहा बना रहे हैं और उसको शहादत का दर्जा दे रहे हैं, ये बिल्कुल नया नहीं है। कश्मीर में जिसने आतंक मचाया था बुरहान, उसको भी शहादत का दर्जा भारत के मुसलमानों ने दिया था। अफजल गुरु पर की फांसी पर शर्मिंदा भारत के मुसलमान हुए थे। याकूब मेमन की मौत पर भारत के मुसलमानों ने बहुत आंसू बहाया था और विधवा मिलाप किया था और बहुत छाती पीटा था। तो आज जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामिक प्रीचर के हिसाब से मुसलमानों को खुश होना चाहिए और नफिल नफिल नमाज पढ़नी चाहिए, शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि मुख्तार अंसारी 72 वर्जिन हूरों के पास चला गया अय्याशी करने के लिए। ये तो नमाज पढ़नी चाहिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। मगर नाजिया एक चीज और है यहाँ पे, जो मुझे विक्रम सिंह साहब ने बताई थी, डॉक्टर विक्रम सिंह के साथ जब मेरा शो था, तो वो कह रहे थे कि उसके लिए बहुत जेल के अंदर भी बड़ी फैसिलिटीज दी गई थी और वो फ्रेश फिश खाने का शौकीन था। तो वो सब तो क्या भारत की जेल में ये सब कुछ भी होता है कि आप इतनी फैसिलिटीज किसी कैदी को दे सकते हैं? देखिए, भारत के जेल में जुडिशरी सिस्टम अब जाकर के टाइट हुआ है, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। और क्योंकि वो डीजीपी रह चुके हैं, तो उनका जो आंख से देखा हुआ होगा वो शायद उतना कवर अप मैं भी नहीं कर पाऊंगी। पर एज अ प्रैक्टिस्ड लॉयर मैं इतना जानती हूँ कि जेल के अंदर जिस हिसाब से उनका बेटा ये एलिगेशन लगा रहा है कि उनको जहर दे करके मारा गया है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर किसी की मौत इतनी आसान नहीं होती है, बिल्कुल आसान नहीं होती। और उनके बेटे के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजा खुला है, उनका बेटा एम्स में करवाना चाहता है, री इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है, सारी चीजें खुली भी हैं। अब आती है बात के जेल के अंदर इतनी सारी फैसिलिटी, तो मैं आपको एक चीज याद दिला देती हूँ कि याकूब मेमन की जिस सुबह में फांसी होने वाली थी, उसी रात को 12 बजे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में पूरा वकीलों का एक काफिला पहुंचा था, पूरा वकीलों की एक फौज पहुंची थी और एक मर्सी पिटिशन सबमिट करने के लिए। और वो वकीलों का काफिला ये कह रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, याकूब मेमन का भी फ्यूचर है, उसका भी मुस्तकबिल है, उसको उसको मर्सी किया जाए। और इस पर सिग्नेचर किसने किया था? बॉलीवुड की सारी अदाकाराओं ने किया था, जिसमें शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये लोग भी थे। तो मुझे देखिए, भारत हमेशा जब भी भारत के मुसलमानों को दिखता है कि कोई एक आतंकी, दंगई, जिहादी, जंगजू और बलात्कारी अब कानून के शिकंजे में आ गया है, तो वो तुरंत उसको कन्वर्ट कर देते हैं मसीहा पर, या बहुत खूबसूरत इंसान पर, या अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता पर, या फिर ये बता देते हैं कि अरे भाई उसने तो इतना सोशल किया है, मुसलमानों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि भाई वो किसी के लिए रहे तो रहे क्रिमिनल, पर मुसलमान कम्युनिटी के लिए तो वो बहुत बड़ा मसीहा था। अब आप सोचे कि बचपन से हम क्या सुनते आ रहे हैं कि मुसलमान जनाजा अगर जा रहा होता है तो हमें पढ़ना क्या पड़ता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। और अगर एक हिंदू का डेड बॉडी जा रहा होता है तो हमें पढ़ना क्या पड़ता है? फी नारे जहन्नम। अब नासिर खान मरेगा, जिसने बलात्कार किया, जो 10 साल जेल के अंदर जमा रहा, या बदायूं का वो साजिद और जावेद जिसने 2 मासूम बच्चों के गले काटे, उसकी बोटियां खाई और उसका खून मुंह में लगाया, तो हमको तो पढ़ना पड़ेगा ना इस्लाम के हिसाब से, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अगर मुसलमान वाकई में संविधान मानता तो उसके जनाजे पर, मुख्तार अंसारी के जनाजे पर ये बारात आती ही नहीं, कभी नहीं आती। वो तो हमने हर जगह देखा है, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, इस किस्म के लोगों की जब डेथ होती है तो बहुत लोग निकल कर आते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर भी जो हमारे जो पंजाब के गवर्नर थे सलमान तासिर, उनको जिस आदमी ने मारा था उसके जनाजे में बहुत लोग थे, बहुत रश था। लेकिन ये कि अब्दुल सत्तार ईदी हो या इस तरह के लोग हों तो उधर लोग बहुत कम जाते हैं। मगर खैर बहरहाल ये एक बड़ी सबसे आश्चर्य वाली बात यह है आरजू जी कि वो सिर्फ फिश फ्राई नहीं खाता था जेल के अंदर, वो अपना गैंगस्टर का पूरा कारोबार भी जेल के अंदर से चलाता था, उससे लोग मिलने आते थे। 2017 में एक और एफआईआर उसके ऊपर हुआ था, मुख्तार अंसारी के ऊपर, उससे कोई मिलने आया था और उसने उसके ऊपर गुस्से में गोली चलाने के लिए गोली तान दी थी, बंदूक तान दिया था। तो आप सोचिए कि मुख्तार अंसारी के लिए अंदर में गन और गोलियां में जाया करती थी, सिर्फ फिश फ्राई नहीं जाया करता था, अंदर में पूरा महल का इंतजाम था मुख्तार अंसारी के लिए। कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुए हैं जो नेशनल न्यूज चैनल ने दिखाया है
कि उसके जमाई, उसका दामाद, उसकी बहू, उसकी बेटियां आराम से उससे बात करती हैं। जो मुख्तार अंसारी लाखों लोगों का गला सर तन से जुदा किया है, जो मुख्तार अंसारी लाखों हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र किया है, लाखों मासूमों का जमीन हड़पा है, तभी ना भाई 700 करोड़ की संपत्ति बनाया है। ईमानदारी से कोई 700 करोड़ की संपत्ति नहीं बना सकता। और वैसे व्यक्ति से बेटियां कैसे बात कर रही हैं, और अब्बू जान आप कैसे हैं, अब्बू जान आपकी आवाज बहुत कमजोर आ रही है, अब्बू जान आप अच्छे हो जाइए ताकि और भी बलात्कार कीजिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मुसलमानों में सिर्फ जिहादी नहीं होता है, महिलाएं जिहादन भी होती हैं। लेकिन देखें, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं और इस तरह के लोगों को बिल्कुल जेल में रखना चाहिए और प्रॉपर एक अदालत के जरिए एक जो तरीका है, कानून के जरिए उनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन आप आजकल बहुत बिजी हैं इलेक्शंस में भी, तो वो भी थोड़ा सा हमें बताइए कि आखिर इलेक्शन की क्या तैयारी चल रही है और कितना टफ टाइम जो है मोदी जी को मिल रहा है, या मोदी जी लोगों को टफ टाइम दे रहे हैं, हो क्या रहा है आपकी पार्टी में खास तौर पर? मैं इसको बहुत आसान लफ्जों में बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है ना, उसको रात में जाग करके सुबह के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और जो बच्चा पूरे साल सिर्फ आवारागर्दी करता है, उसको रात में एहसास होता है कि भाई आज पूरी रात पढ़ लेते, 2 सवाल भी लिख लेंगे तो 2 जवाब तो लिख ही देंगे। तो विपक्षी दलों का वही हुआ है कि पूरे साल वो कभी न्याय यात्रा और कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, और अचानक से उनको एक धक्का लगा है कि भाई अब तो लोकसभा इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। और एक व्यक्ति है मोदी जी, जिन्होंने ना छुट्टी ली है, ना 5 मिनट का रेस्ट लिया है। वो सिर्फ इस भारत को 10 साल में उन्होंने जीडीपी पे 8वें पोजीशन पे पहुंचा दिया है। मतलब इट्स लाइक एन अचीवमेंट, एक अचीवमेंट है हमारे लिए। तो बहुत खूबसूरत तरीके से टक्कर दे रहे हैं मोदी जी सबको, और चेतावनी भी दे रहे हैं सबको। बहुत खूबसूरत कैंपेनिंग चल रही है, बहुत पोलाइट, बहुत वेल बिहेव्ड कैंपेनिंग चल रही है। अगर विपक्षी दल अभद्र भाषाओं का और डेफेमेटरी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी कर रहा है, तो भी हमें पता है कि 10 साल का जो आंकड़ा जनता अपने दिमाग में निकालेगी, उससे ही वो हमें वोट दे देगी आकर के। हमें जनता को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 5 साल में और पूरे एंटायरली मोदी जी के सरकार के 10 सालों में इतना काम हो चुका है कि वो दिखाई दे रहा है। और सिर्फ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, अब तो बहुत मुस्लिम ममालिक को दिखाई दे रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाई दे रहा है। बीच में मालदीव्स ने थोड़ी बहुत अपनी नाराजगी दिखाई, अब वो भी माफी मांग रहे हैं। अब बांग्लादेश की सरकार की अपोजिट पार्टी अगर कुछ बोल देती है भारत को, तो खुद शेख हसीना मैदान में उतर करके भारत के पक्ष में बात करती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव सिग्नेचर है कि सारी चीजें हमारे पक्ष में है। लेकिन मैं एडिशन करना चाहूंगी मुख्तार अंसारी वाले मैटर में एक चीज तो मेरे मन में है कि मैं आपके साथ एडिशन करूं। आरजू जी, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं इतिहास बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और पुरानी किताबों को निकाल करके भी मुझे पढ़ने की बहुत अच्छी आदत बोलिए या बुरी आदत बोलिए। हमारे देश में एक अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, मुख्तार अंसारी वाले मैटर पे ही मैं ये बात बोल रही हूँ, हमारे देश में अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए गांधी जी आए, जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। हालांकि मैं नहीं मानती हूँ, किसी को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि हम भारत को माता बोलते हैं तो साथ में पिता नहीं हो सकता है। तो बापू जी आए, जिन्होंने ये बताया कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल आप दे दें। और हमेशा उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमानों के साथ रहा। 1947 से इन चीजों को कई तरीके से देखा गया है, जैसे साधु स्लॉटर, उसके बाद बंटवारे के वक्त में जो सिखों ने और हिंदुओं ने जो मस्जिदों में आसरा लिया था कड़ाके की सर्दी में, वहां से उनको निकाल देना, उनको बेघर कर देना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें गांधी जी ने की, जिससे ये मुसलमानों को समझ में आ गया कि गांधी जी ने जब कहा है ना कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा बढ़ा दो, तो मुसलमानों ने भारत के क्या समझ लिया कि अगर सनातनियों के घर की बेटी हम उठा रहे हैं एक, तो बहू और बहन ये तो खुद ही ला करके दे देंगे, क्योंकि गांधी जी ने कहा है। अगर हिंदुओं के घर की का एक कट्ठा जमीन हम ग्रैब कर रहे हैं, तो ये तो हमें ऐसे ही दे देंगे क्योंकि गांधी जी ने कहा है। तब उसके बाद जब ये मैंने पूरा पढ़ा कि अच्छा, मुसलमानों का दिमाग खराब किया किसने है,
तो एक्चुअली गांधी जी ने किया था। मगर गांधी जी का वो मतलब तो नहीं था कि वो बेटी उठा लो तो बहन और बाकी लोग खुद ही आ जाएंगे। गांधी जी किसी और उसमें बात कर रहे थे। मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी देखने में आराम हो जाए। तो 6 साल की बच्ची से शादी करने का मतलब भी प्रॉफिट मोहम्मद का ये नहीं था कि आप भी 6 साल की बच्ची को रेप कर दो। यार आपके 6 यहाँ साल के बच्चे से 6 साल की बच्ची से शादी नहीं हुई थी प्रॉफिट की। ये भी एक गलत बात फैलाई हुई तो है। ये भी लोग कहते हैं कि नहीं जो है। लोग ना तो 6 फिर जो साल की लोग ना 9 साल की, पहले 9 कहते थे अब 6 पर आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाली बात जो है वो कम से कम मैं एग्री नहीं करूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात कोई सही है। ये कहीं ना कहीं मुझे जाकर तो यही नहीं बाद में लगता जो है। लिखा गया है ना, उन्होंने कुछ गलती की है नहीं जिन्होंने नहीं, बाद में मुझे लिखा तो है। यही नहीं लगता है कि हाँ इतना वायलेंस कुरान बता भी सकता है। हाँ मैं तो इस कि पर भी डाउट करती हूँ कि जो कुरान हाँ भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान पढ़ रहे हैं वो कुरान सही है ही नहीं, क्योंकि कुरान प्रिंट होकर के भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में आया हाँ। 1939 में पहली बार। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो तो खैर गलत है, मगर मुसलमान तमाम मुस्लिम्स हमेशा, को टारगेट करना भी गलत है ना। सारे मुसलमान तो बुरे नहीं होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। अब्दुल कलाम मैं आजाद और आप वो भी अच्छे हैं तो वो गालियां भी सुनते हैं वो मुसलमानों है, से। मैं और आप भी हैं बिल्कुल। मैं हम मैं और आप अगर अच्छी बात बताते हैं तो क्या हम्म। हमें उसके बदले में तालियां मिलती हैं ना गालियां मिलती हैं? मैं अरे और बिल्कुल। आप मैं और आप अगर मुसलमान पुरुषों को ये बताते हैं कि तुम पढ़ लो, बेटियों को पढ़ाओ, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो, और लड़कियों को लड़कियों के नजर से देखो, बच्चियों बच्चियों के नजर से देखो, तो क्या मैं और आप तालियां सुनते हैं ना गालियां सुनते हैं मुसलमानों से? हम तो गालियां ही सुनते हैं भाई। और मुझे उम्मीद है कि आप भी गालियां ही सुनती होंगी। हाँ, लेकिन हम लोग बात तो करते हैं, हम बात तो फिर भी करते हैं, हम गालियां गालियां सुन सुन के भी सुन बात करके करते हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर 800 बार हमारे अल कुरान में इंसानियत की बात बताई गई है तो उसको तो वो नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं ना, लेकिन जंगे बदर को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। तो उसी तरीके से जब गांधी जी ने ये कहा कि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, तो मुसलमानों को यह समझ में आया कि किसी सनातनी के घर की एक बेटी उठाकर ला रहे हैं तो सनातनी का ये कर्तव्य है कि अपनी बहन और बीवी भी तुम मेरे पास भेजोगे, नहीं तो जिहाद के नाम पे तुम्हारा गला काट देंगे। खैर तो वो मुख्तार गांधी जी ने अंसारी, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी यकीनन। वो उसका मतलब उनकी फैमिली या फैमिली की लेडीज मैं तो नहीं आपको होंगी, डिस्क्राइब कर रही हूँ ये और कह रही हूँ, तो अब उसको वो जो मर्जी समझ ले। मैं हर अब वही एंगल बात है। से आपको, अब मैं चलिए आपको एक और बात बता देती हूँ जिसकी बुक में मैं, अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको गिफ्ट कर हम्म दूंगी। वीर सावरकर जी के साथ बैठ करके गांधी जी की हम्म बात हो रही थी। जब वीर सावरकर जी ने कहा कि 82.7% सनातनी आपको भारत की आपकी ताकत नहीं नजर आते हैं, तो गांधी जी ने एक बात कही कि नहीं, जब माँ बाप का कोई बच्चा कमजोर होता है ना तो माँ बाप का कर्तव्य उसके ऊपर और मोहब्बत उसके ऊपर बढ़ जाती है। तो मुसलमान जो है वो 7 करोड़ है भारत में अभी, इसीलिए मेरा इमोशन उनके ऊपर ज्यादा है। तब उनको वीर सावरकर जी ने बताया कि भैया मुसलमान तो फिर भी 7 करोड़ हैं, लेकिन जैन तो 1% है, बौद्ध तो 1% है, यहूदी तो 1% है, तो उनके प्रति आपकी मोहब्बत क्यों नहीं उमड़ उमड़ के और उछल उछल करके आ रही है? मुसलमानों के प्रति क्यों आ रही है? उनकी तो फिर भी भारी मेजोरिटी है। जिनकी 5,000 की मेजोरिटी है उनको क्यों नहीं आप सेफ और सिक्योर कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब गांधी जी को ये पता था कि अल कुरान को ये मिसयूज कर लेते हैं, नाउजुबिल्ला हम्म। मुसलमान, बोला कुछ जाता है करते कुछ है, तो उसी हिसाब से गांधी जी के इस कंटेक्स्ट को कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, ये दूसरा ही समझ लेंगे। तो ऐसी कंटेक्स्ट को गांधी जी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, हाँ, और अगर लोग मिसअंडरस्टैंड हो रहे हैं तो जाहिर है नहीं कि उनको करना फिर चाहिए एक्सप्लेन था। करना चाहिए। सही अब सही हमने देख बिल्कुल। लिया ना, बुरहान देख लिया, याकूब मेमन देख लिया, अफजल गुरु देख लिया, उसके बाद मुख्तार अंसारी देख लिया, असदुद्दीन अवैसी हम देख रहे हैं, जो कभी भी शिक्षा पे भाषण ही नहीं देता है, कभी भी इम्प्रूवमेंट पे भाषण ही हाँ, नहीं देता ये है। फैक्ट तो है कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो एजुकेशन में काफी पीछे, ये बात हमेशा से कही जाती है। अब उसका क्या ये रीजन, 70 कमीशन की रिपोर्ट है। भेजते अच्छा, नहीं, स्कूल में नहीं एंटायरली भेजते या क्या होता है? एंटायरली आप भारत का रिपोर्ट निकालिएगा तो हम 79% पर हैं एडुकेशन में, सेवेंटी हम्म नाइन परसेंट पर। और जब आप मुसलमानों की आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट निकालिएगा तो हम दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन में। तो ये बड़ा फैक्टर है ना। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बड़ा फैक्टर है, होना महान ऐसा गांधी होना तो जी नहीं को चाहिए। हाँ, महान गांधी जी को कंटेक्स्ट भी सोच समझ करके बोलना चाहिए कि आप किसको बोल रहे हो भाई, किसको बोल किसको रहे हो।
अब तो बोल गए ना, अब क्या करें अब तो जा चुके, अब तो कुछ ठीक नहीं कर सकते, मगर ये जरूर है कि हम कम से कम जो मुस्लिम्स हैं उनको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, और तभी कुछ जो है वो चेंज आएगा, तभी मेरा ख्याल है सोच भी बदलेगी और कुछ बेहतरी भी आएगी। तो आप जैसे लोग हैं, आप जो लोगों को गांधी जी कहना। बोल कर गए हैं ना, वो मैं और आप गाली सुन सुन करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई होप कि ठीक होगा कहीं ना कहीं जाके, और खासतौर पे जो मुस्लिम्स हैं उनको एजुकेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए, और उसी से फिर वो आगे भी बढ़ पाएंगे, वरना इसी तरीके से यही सब कुछ होता रहेगा जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया, क्या जा पाई, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, थैंक यू हाफिज, थैंक यू, जय अल्लाह श्री राम। हाफिज।